हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये जानने वाले हैं कि अगर मेरे को प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर ऊपर जा सकता है। अब आप लोग क्या बेट करते हो? आपकी कोशिश ये होती है कि आप लोग यहाँ से जाते हो और कोशिश करते हो कि क्यों ना यहाँ से मैं HDFC बैंक खरीद लूँ। क्या खरीद लूँ? HDFC बैंक खरीद लूँ, या फिर ICICI खरीद लूँ, या फिर कोटक खरीद लूँ, और भी अदर प्राइवेट बैंक्स जो कि अवेलेबल हैं, आप उसको जाके परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, आपके पास है लिमिटेड कैपिटल कितनी? 30,000 रुपए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को इसके ऊपर रिटर्न भी कमाना है। अगर मैं इसको अलग अलग जगह बांट दूंगा तो मैं मेरे चार्जेस बढ़ा दूंगा। कैसे? डीपी चार्जेस बढ़ा दूंगा और भी अदर ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो बढ़ा दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को ट्रांजेक्शन चार्जेस कम से कम लगें, डीपी चार्जेस कम से कम लगें, और उसके बाद मेरे को रिटर्न का वही मजा है जो कि अगर मुझे HDFC बैंक खरीद लिया होता तो आता, या ICICI बैंक खरीद लिया होता, या कोटक बैंक खरीद लिया होता और इनमें से कुछ एक परफॉर्म कर जाता तो आ जाता। ये था पहला सिनेरियो। और दूसरा यहाँ पे ये है कि आप लोग इस वाली चीज से कंफ्यूज है कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा प्राइवेट बैंक यहाँ से बड़ा जंप लेने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग किस चक्कर में फंसे हुए थे? ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा था ICICI बैंक और क्या बढ़ रहा था? एक्सिस बैंक। ये दो चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। अब अगर ये दो चीज अगर ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो आप लोगों ने क्या कर रखा था? उस वाले वक्त में आपको दिखाई दे रहा था कि यहां पर HDFC बैंक नीचे मिल रहा है और कोटक भी नीचे मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को पूरा कंपैरिजन करा दे रहा हूं कि गलती कहां करता है आदमी और क्या गड़बड़ी होती है जिससे कि वो अब बच जाएगा। इसके पहले उसके लिए बचना मुश्किल था, पर अब बचना बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्या मेथड है, कौन सा ETF है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहां पे गलती क्या होती थी, आदमी ये नहीं समझ पाता है कि उसको क्या बाय करना है, एक्चुअली में मूव क्या करने वाला है। आप लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब अपने को यहां से अगला क्या लेना है। कहने का मतलब HDFC बैंक लेना है कि कोटक बैंक लेना है कि एक्सिस लेना है कि ICICI लेना है, जो कि बहुत बड़ी तरीके से ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। अब ऊपर की तरफ का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ के बड़े मूव का मतलब क्या है? अभी मैं आपको चार्ट पे चल के पहले चारों का एक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि किसमें क्या कंडीशन बनी, और अगर आपको एज अ होल इसको ग्रैब करना था तो आप इसे कैसे ग्रैब कर सकते थे। सबसे पहले जो है मैं आपको चार्ट पे ले आया हूं। चार्ट पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका प्राइवेट बैंक का ETF। क्या नाम है इसका? प्राइवेट बैंक ETF। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है इसको सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कंडीशन दिख रही होगी कितने रुपए का मिल रहा है? 23-24 रुपए की रेंज से अभी निकल के 26 रुपए पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि यहाँ पे दो बड़े मेजर बैंक का कंट्रीब्यूशन आया है। कौन सा? एक आया है कोटक बैंक का कंट्रीब्यूशन और एक आया HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन, जिसने इसे यहां से इस वाले जोन की रेंज से उठा के इस वाले जोन में शिफ्ट किया है। अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अपना ETF वाला नियम क्या कहता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मेरी ETF की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी है, तो आपको ये नियम पता होगा कि हम क्या करते हैं। ETF मतलब हम जोन मार्क करते हैं, उस जोन के अंदर में हम बाइंग करते हैं, फिर वो जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, हम हमारे फंड को और ऊपर की तरफ वो शिफ्ट होता है और हम ऊपर की तरफ बाइंग करते हैं, फिर वो जोन जो है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, फिर हम उस वाले जोन में बाइंग करते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारे जोन में कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करते चले जाते हैं। यहां मैंने बाय किया, यहां मैंने बाय किया, यहां मैंने बाय किया। ठीक है, अब अगर कंडीशन ऐसी चलती रही तो अगला जोन क्या होगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, यही सिनेरियो बनेगा, इसके अलावा कुछ और अलग होगा नहीं। दो सिनेरियो यहां से बन सकते हैं, और क्या होगा इससे ज्यादा? और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये वाला बन जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है यहां से वापस ये वाला सिनेरियो बन जाए, इसके अंदर फिर से मार्केट ट्रेड करने लगेगा। तो ये वाले सिनेरियोस कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। अब ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? इसके लिए आपको जाना है और मेजर प्राइवेट बैंक को देखना है। मेजर प्राइवेट बैंक कौन कौन से हो गए? कोटक, एक्सिस, HDFC और आपका ICICI। तो इन चार में अगर मूव आ रहा है और चारों में एक साथ आया तो आपको रेंज शिफ्ट दिखेगी। अभी हल क्या हुआ? चारों में एक साथ मूव हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हुआ। ये जो रेंज शिफ्ट आई है क्यों आई? 4 जून के बाद मार्केट गिरा। मार्केट गिरने के बाद जैसे कवर होना शुरू हुआ, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने एक साथ परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस का फैक्टर क्या निकला कि अपना ये ETF यहां से उठ करके यहां पहुंच गया। अभी यार क्या कंडीशन बन रही है? कोटक साइडवेज हो गया है, एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ICICI थोड़ा होल्ड कर रहा है और HDFC बैंक नीचे की तरफ गिरने लगा है। कंडीशन क्या बन गई? साइडवेज हो गया। अब इस साइडवेज में अगर आपने यहां बाय किया था, सपोज पूरे समय आप बाइंग करते रहे, क्या बाइंग का रूल है ये आप लोग जानते हो, फिर आप लोग यहां आराम से बाय करते रहे, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो आपका प्राइस यहां पहुंच गया, आपका बाइंग एवरेज यहां आ गया। बाइंग एवरेज कितना आ गया? 25। प्राइस कहां पहुंच गया? 26। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 10,000 इस वाली रेंज में डाले थे, 10,000 इस वाले रेंज में डाले थे और 10,000 इस वाले रेंज में डाले थे। टोटल मैंने 30,000 रुपए डाले थे। 30,000 रुपए मेरे 1 रुपए से बढ़ गए। अब पहले तो आप ये देखिए 25 रुपए के भाव से आपको 30,000 के भाव से क्वांटिटी कितनी आती। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आपने 30,000 रुपए लगाए होते और आपने अगर 25 रुपए के रेट का आपका एवरेज आ जाता, अपन एक एवरेज मान के चल रहे हैं रफली, तो आपको 1200 क्वांटिटी के आसपास बाय आ जाता। अब ये 1200 रुपए आपके जो है, मतलब ये जो 1200 क्वांटिटी है ये 1 रुपए से ऊपर चल रही है, अपन ये मान के चलते हैं,
तो आपको नेट में 1.2K का प्रॉफिट हो रहा होता। कितने इन्वेस्टमेंट पे? 30K की इन्वेस्टमेंट पे। कहां से कहां तक हम बात कर रहे हैं? इस वाले जोन से, यानी कि मार्च से लगा करके अभी जो जून का क्वार्टर एंड हुआ है वहां तक में आपको कितना रिटर्न आ चुका है? 1.2K के आसपास का रिटर्न आ चुका है। अगर आप परसेंटेज वाइज में बात करेंगे तो आपने टर्म्स ऑन टर्म्स पैसा लगाया, एक साथ में 30,000 रुपए लगाया। अगर आप सोचेंगे कि आपने यहां 30,000 रुपए लगाया तो आपने यहां 30,000 रुपए लगाया, आपने 10,000 रुपए यहां लगाया, 10,000 रुपए आपने मई में लगाया और 10,000 रुपए आपने जून में लगाया, जिसका रिटर्न आपको जुलाई के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज आपका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपने कुछ फंड बाद में भी लगाया है। और ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, जब इसे आगे की तरफ ग्रोथ चलती चली जाएगी तो आपका फंड धीमा धीमा करके लगता चला जाएगा। पुराना फंड आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और नया फंड आपको थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न देता चला जाएगा। बात ये आ जाती है कि मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये वाला ETF ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्या इसकी होल्डिंग्स है और ये कैसा ऊपर नीचे जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बारी बारी आपको चारों बैंक कंपेयर करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपन समझते हैं कोटक बैंक को। अब ये जो है अपन किस पे आ गए? कोटक बैंक के चार्ट पे आ गए। कोटक बैंक के चार्ट पे आने के बाद आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी कि यहां पर ये मेजर फॉल हुआ था। मेजर फॉल क्यों था? एक न्यूज थी। न्यूज क्या थी कि नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए मना कर दिया गया था RBI के द्वारा। किसको? कोटक बैंक को। पर उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स आने पर अपने टेक में इन्वेस्टमेंट किया, टेक को मजबूत किया और आपको उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि वो जहां से गिरा था उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है या उसके बराबर ट्रेड कर रहा है। और अभी हाल जो है वो लिफ्ट नहीं हुआ है बैन। अगर उनकी कंडीशन एक बार पूरी हो गई, बैन लिफ्ट हो गया, जो कंडीशन गड़बड़ाई थी वो कंडीशन अगर ठीक हो गई तो यहां से आपको ऊपर का स्कोप दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। कंडीशन वाइज अगर हम देखें तो प्राइस रिकवरी कर चुकी है, जबकि अभी हाल कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ठीक इसके अपोजिट अगर चेंजेस हो जाएंगे, उनके फेवर में डिसीजन आ जाएंगे तो यहां से बड़ी ग्रोथ दिखेगी। इसका मतलब कोटक में ऊपर के चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बार HDFC बैंक और ICICI बैंक को देखते हैं। अब जो है अपन यहाँ पर HDFC बैंक के चार्ट पर आ गए। HDFC बैंक के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ से नीचे की तरफ फॉल आता है। फॉल आने के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, क्या मेथड्स लग रही हैं, क्या तरीका लग रहा है, उसके बाद किस वाली बिहाफ पे हम यहाँ पे नेट बायर थे, 4 जून को मार्केट गिरने पे क्यों बाइंग करी, क्या सिनेरियो था, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है। तो आप जाकर के वाली वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने HDFC बैंक के ऊपर चर्चा करी है। अब आगे की तरफ बढ़ने पर इसमें बड़ा जंप आया। बड़ा जंप आने का अभी हाल किस जोन में गया? ये हाल फिलहाल के लिए अभी रिट्रेसमेंट के जोन में गया है। अब यहां से जब भी अगली रैली के लिए प्रिपेयर करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपको यहां से प्राइवेट बैंक में फिर से जंप दिख सकता है। अब दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं मालूम है HDFC बैंक कब चलेगा। जैसे कि एक आम आदमी जो बिल्कुल नया नया मार्केट में उतरा, उसको कैसे पता कि HDFC बैंक यहां से ऐसा टर्न करके चलेगा? तो वो क्या करता है, वो यहां खरीद लेता है। वो ये गिरते फॉल में, इस वाले फॉल में खरीद लेता है। उसको पता ही नहीं है कि यहां पर मार्जिन गड़बड़ हो गया है जिस कारण से मार्केट नीचे गिरा, तो सारे सिनेरियोस काउंट होते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, अगर प्राइस यहां पे भी नीचे गिरते चली गई तो उसको क्या लगेगा, यार मेरा HDFC बैंक ही नहीं चला, बाकी सब कुछ चल दिया। क्या हुआ, HDFC बैंक ही नहीं चला, बाकी सब कुछ चल दिया और उसका पैसा HDFC बैंक में ब्लॉक हो रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका मार्केट रुका हुआ है, उसका पोर्टफोलियो रुका हुआ है। तो उससे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक ETF में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कोई सा भी एक बैंक अगर परफॉर्म कर जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर चारों बैंक ने एक साथ परफॉर्म कर दिया या मुझे कंडीशन दिख गई कि हाँ यहां से बड़ा जंप आ सकता है, तो मैं सीधा एक बार में बल्क अमाउंट विदाउट रिस्क या कम रिस्क के साथ में जाके प्राइवेट बैंक में रख करके और अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। अब यहां से एक बार मैं आपको ICICI दिखाता हूं। अब जो है अपन यहां पर ICICI बैंक के चार्ट पे आ गए। मैंने आपको क्या कहा, ICICI बैंक साइडवेज ऊपर की तरफ और अभी हाल फिलहाल में साइडवेज। कंडीशन क्या बता रहा है, नया लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चलते चले जा रहा है। क्या और ऊपर चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो चीज ऊपर की तरफ भाग रही है वो और ऊपर जा सकती है। ये तो कभी मानना ही नहीं है कि अब बहुत हो गया, अब यहां से गिर जाएगी। इस वाले सिनेरियो पे हम वर्किंग नहीं करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट चार्ट को देखते हैं, वो है एक्सिस बैंक और वो भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। तो अब जो है मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के चार्ट पे आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या कंडीशन है, वही सिमिलर कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रोथ है, नया लाइफ टाइम हाई है। क्या ये हो चुका है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज ऊपर की तरफ चल रही है वो और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 बैंक तो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि और ऊपर चल सकते हैं। तीसरा बैंक बोल रहा है कि मैं उस वाले जोन पे हूं कि अगर पार कर गया तो जंप कर जाऊंगा। कौन सा? कोटक। बचता है HDFC। अगर HDFC भी सही तरीके से मूव कर जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अपना जो ये प्राइवेट बैंक है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जो प्राइवेट बैंक की अपन चर्चा कर रहे थे, प्राइवेट बैंक ETF की, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमको मिलेगी एक अच्छी खासी ग्रोथ। तो यहां पर मुझे अगर ये डाउट है कि इसमें से कौन सा बैंक परफॉर्म करने वाला है, अगर आप लोग इंडिविजुअली HDFC बैंक में बैठे हो या ICICI में बैठे हो, तो आप अपने आप को समय के साथ में शिफ्ट कर सकते हो किसमें, या तो प्राइवेट बैंक ETF में या फिर जाकर के आप परचेस कर सकते हो बैंक बेस। तो ये 2 सॉल्यूशन आपके पास हैं जिससे कि आप अपने पैसे को सेफ्टी के साथ बड़ा होते हुए देख सकते हो और वेल्थ बढ़ाने के डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। तो ये था अपना ओवरऑल सिनेरियो प्राइवेट बैंक ETF को लेकर के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।